हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक बहुत ही मजेदार, शानदार और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो है ये 12th केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे कमेंट कर रहे थे, सर आप 12th केमिस्ट्री के कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को बताइए जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबर में आते हैं। यानी कि बोले तो 12th केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर आइए। तो आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए 5 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। और सबसे खास बात क्या है भैया कि जो ये आपके 5 क्वेश्चन हैं ये आपके केमिस्ट्री के पेपर में 3 नंबर और 4 नंबर में आते हैं। यानी कि बोला जाए तो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं ये। और सबसे स्पेशल बात यह है कि हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन 5 होंगे, चैप्टर 3 होंगे, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। और आपको पता ही है कि हमारा जो स्टार्टिंग का 3 चैप्टर है 1 2 3 इसमें न्यूमेरिकल्स हैं भैया, तो इसमें आपको न्यूमेरिकल भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको करना कुछ नहीं है, बस लास्ट तक देखना है, मजा आएगा। और मजा करते करते हम लोग पढ़ेंगे ताकि बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाए, अब की बार 95% पार। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये एक न्यूमेरिकल ही है, ये न्यूमेरिकल है विलयन चैप्टर का। और मैंने आपको बताया है मेरे प्यारे छात्रों कि विलयन, विद्युत रसायन और रासायनिक बलगतिकी, इन तीनों चैप्टर में न्यूमेरिकल्स तो होंगे ही, बाकी चैप्टर में न्यूमेरिकल है ही नहीं। तो 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल को पढ़ लो, काम खत्म हो जाएगा। सिंपल सा बात है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देख के मत डरना, क्वेश्चन को देख के मत डरना, मैं अभी स्टेप बाय स्टेप बहुत आसानी से सॉल्व कराऊंगा, बस बने रहो। देखो 0.707 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 10 ग्राम एसीटोन में घोलने पर क्वथनांक में वृद्धि 56.88 डिग्री सेल्सियस पाई गई। पहले इसको पढ़ते हैं, फिर जो दिया गया उसको लिखेंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। देखो कार्बनिक यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए, आपको अणुभार निकालना है। एसीटोन का क्वथनांक 56.38 डिग्री सेल्सियस तथा आणविक उन्नयन स्थिरांक, आणविक उन्नयन स्थिरांक क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक जिसको हम लोग बोलते हैं, दोनों सेम ही है। ये हमें दिया गया 16.7 डिग्री केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। अब पहले समझो इस न्यूमेरिकल को। देखो 0.707 ग्राम एक कार्बनिक यौगिक है जिसका नाम नहीं दिया गया है। अरे नाम दिया जाता तो हम लोग अणुभार निकाल नहीं लेते, ठीक है, इसीलिए नाम नहीं दिया गया है। इसको 10 ग्राम एसीटोन में घोला गया है। अब इसमें आप लोग बताओ विलेय क्या है और विलायक कौन सा है? ये विलेय है कि ये विलेय है? बताओ। ये 10 ग्राम। देखो भैया, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक होता है। तो ये सिर्फ 0.707 ग्राम है, मतलब 1 ग्राम भी नहीं है, तो ये विलेय होंगे ना, इसकी मात्रा कम है। और ये भैया 10 ग्राम एसीटोन है, ये विलायक होगा। इतना समझ में आया? अब देखो क्या कहा जा रहा है। जब इस एसीटोन में इस कार्बनिक यौगिक को घोला गया, डाला गया, तो क्वथनांक में वृद्धि हुई। क्वथनांक क्या होता है? जिस टेम्परेचर पर कोई द्रव उबलने लगे, तो यहां पे क्वथनांक में वृद्धि हुई, मतलब 56.88 डिग्री सेल्सियस पाई गई। ठीक है, अब कार्बनिक यौगिक का अणुभार आपको निकालना है, ये जो विलेय है इसी का अणुभार निकालना है। ठीक है, एसीटोन का क्वथनांक 56.38 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, मतलब एसीटोन का क्वथनांक 56.38 डिग्री सेल्सियस था। जब हमने इसमें 0.707 ग्राम कार्बनिक यौगिक को घोला तब इसकी क्वथनांक बढ़ गई, 56.88 डिग्री सेल्सियस हो गई। तो यहां से हम क्वथनांक में उन्नयन निकाल लेंगे, मतलब पहले इतना था फिर इतना हो गया। अब हम कैसे निकालेंगे कि कितना क्वथनांक बढ़ा? तो इसमें से ये घटा दोगे, डेल्टा टीबी आपका आ जाएगा। अभी मैं समझाऊंगा। मोलल उन्नयन स्थिरांक की वैल्यू भी दी गई है, तो जो जो दिया गया उसको पहले लिखते हैं, फिर हम सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, ठीक है, चलिए एक एक को हम लोग लिखते हैं। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें दिया गया है 0.707 ग्राम कार्बनिक यौगिक, यानी कि विलेय का भार हमें दिया गया है। तो
तो इसको लिखेंगे, देखो एक एक को लिखो, पहले मैं लिखवा रहा हूं, आप लोग देखो। विलेय का भार, ठीक है, विलेय का भार, इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं स्मॉल w से। देखो विलेय का भार है, इसको स्मॉल w से डिनोट करेंगे। ये हमें दिया गया है 0.707 ग्राम, ठीक है। जो जो दिया है वही मैं लिख रहा हूं भैया, बाहर से मैं नहीं ला रहा हूं कुरियर से, ठीक है। ये हमें दिया गया, इसको मैंने लिख लिया। अब देखो विलायक का भार भी हमें दिया गया है 10 ग्राम, क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा है तो ये विलायक होगा मेरे दोस्त। तो अब दिया गया है विलायक का भार, विलायक का भार, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं मेरे भाई कैपिटल W से। विलेय के भार को स्मॉल w, विलायक के भार को कैपिटल W। ये हमें दिया गया है 10 ग्राम। कितना? 10 ग्राम ये हमें दिया गया है। उसके बाद में क्या दिया है मेरे दोस्त, देखो क्या हुआ। इस अभिक्वथनांक को हम नहीं लिखते हैं, ये हमें दिया गया है मोलल उन्नयन स्थिरांक की वैल्यू, ठीक है। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं मेरे भाई किससे? केबी से इसको डिनोट करते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक को केबी से प्रदर्शित करते हैं। इसकी कीबी फल नहीं, केबी, ठीक है। इसकी वैल्यू है 16.7 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, मोल इनवर्स इतना दिया गया है मेरे भाई। देखो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब क्या करते हैं, अब देखो, देखो भैया ध्यान से समझना। देखो यहां पे एसीटोन का क्वथनांक 56.38 डिग्री सेल्सियस है। जब हमने इसमें 0.707 ग्राम विलेय को डाला तब क्वथनांक बढ़ गया, 56.88 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, पहले जो जो दिया गया उसको लिखेंगे। देखो यहां पे क्वथनांक में वृद्धि, क्वथनांक में वृद्धि कितनी हुई? क्वथनांक में वृद्धि, ठीक है, क्वथनांक में वृद्धि जो हुई है मेरे भाई, ठीक, देखो कितना हुआ है, इसको लिखते हैं। ये 56.88 डिग्री सेल्सियस हुई है। अब एसीटोन का क्वथनांक कितना है वो भी लिख देंगे। एसीटोन का क्वथनांक, ठीक है, एसीटोन का भी क्वथनांक लिख देंगे। ये हमें दिया गया है मेरे भाई, जब इसको नहीं घोला गया था तब ये 56.38 डिग्री सेल्सियस था एसीटोन का क्वथनांक, देखो ये, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, देखो पहले इसका क्वथनांक 56.38 था, जब हमने इसमें विलेय डाला तो 56.88 हो गया। जैसे किसी विलायक में अगर आप कोई अवाष्पशील पदार्थ डालते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, आपको पता ही है। जैसे अगर आप पानी को उबालेंगे, ठीक है, तो जल्दी उबलेगा, भगोने में रख दीजिए पानी को, जल्दी उबल जाएगा। अगर पानी में हम चीनी मिलाकर उबालें तो थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब उसके क्वथनांक में वृद्धि हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो अब यहां से हम क्वथनांक का उन्नयन निकाल लेंगे। देखो वो कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको घटा दो, ठीक है। तो क्वथनांक का उन्नयन मतलब कितना क्वथनांक बढ़ा है, क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं मेरे भाई डेल्टा टीबी से, डेल्टा टीबी से। ये कितना आएगा, देखो ध्यान देना, आपको करना क्या है, क्वथनांक में वृद्धि कितनी हुई है 56.88, ठीक है, और क्वथनांक आपका पहले कितना था 56.38 था, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास 100 रुपए है, कोई आकर आपको 100 रुपए और दे जाए भैया, तो आपके 200 हो गए। अब कोई आपसे पूछे कि उसने आपके पास कितना पैसा था, तो उसके में से अपना घटा दो, 100 रुपया था आपके पास, ठीक है। तो ये आपका हो गया। यहां से डेल्टा टीबी अगर हम लोग निकालेंगे, डेल्टा टीबी, तो वो जो हमारा आएगा, जब आप मेरे दोस्त 56.88 में से 56.38 को घटाएंगे तो ये 0.5 डिग्री सेल्सियस आएगा डेल्टा टीबी। इतना समझ में आया? मतलब आपको जो वृद्धि हुई है उसमें से जो पहले क्वथनांक था उसको घटा देना है, तभी पता चलेगा कितना बढ़ा है, ठीक है। पहले इतना था फिर बढ़ गया, उसको इसमें से घटा देंगे, पता चल जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया। हम एक एक वैल्यू को निकाल रहे हैं, अभी कुछ देर बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कार्बनिक यौगिक का अणुभार, यानी कि विलेय का अणुभार हमें निकालना। मैं यहां पे लिख देता हूं विलेय का अणुभार।
अणुभार को हम लोग डिनोट करते हैं मेरे भाई m से। किससे? m से। ये हमें निकालना है, ये देखो ये हमें निकालना है। तो अब साइड में एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ध्यान देना। एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, देखो हमें विलेय का भार दिया गया था, विलायक का भार, मोलर उन्नयन स्थिरांक दिया गया है, क्वथनांक में वृद्धि थी, क्वथनांक का उन्नयन हमने निकाल लिया। अब अणुभार कैसे निकालेंगे? देखो क्वथनांक में उन्नयन का एक फॉर्मूला मैंने बताया था, डेल्टा टीबी इक्वल टू, जब मैंने आपको विलयन पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था। नहीं पढ़े वो गलती आपकी है। और ये भैया 3-4 नंबर में आते हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, ठीक है, घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू एक फॉर्मूला आपका होता है 1000 इंटू केबी इंटू स्मॉल डब्लू अपान, ठीक है, अपान एम इंटू कैपिटल डब्लू। ये आपका फॉर्मूला होता है किसका? ये फॉर्मूला आपका होता है क्वथनांक में उन्नयन का। डेल्टा टीबी इक्वल टू 1000 इंटू केबी इंटू स्मॉल डब्लू अपान एम इंटू कैपिटल डब्लू। यानी कि डेल्टा टीबी है क्वथनांक का उन्नयन, केबी है मोलर उन्नयन स्थिरांक, डब्लू स्मॉल डब्लू है विलेय का भार, एम है अणुभार जो हमें निकालना है, कैपिटल डब्लू है विलायक का भार। अब चूंकि हमें ये एम निकालना है तो एम को इधर ले जाएंगे, डेल्टा टीबी को यहां ले आएंगे, तो हमारा फॉर्मूला निकल कर आएगा एम इक्वल टू, ध्यान देना, ये आ जाएगा 1000 इंटू केबी इंटू स्मॉल डब्लू अपान, देखो यहां डेल्टा टीबी आ जाएगा क्योंकि यम उधर चला गया भैया, तो डेल्टा टीबी यहां पे आ जाएगा इंटू कैपिटल डब्लू, ठीक है। ये फॉर्मूला निकल कर आएगा और इसी फॉर्मूले से हम लोग न्यूमेरिकल को लगा लेंगे। देखो कैसे, ध्यान देना, m इक्वल टू, हम वैल्यू को रख देते हैं यहाँ पे, देखो 1000 भैया तो 1000 ही रहेंगे, इनको 100 तो कर नहीं सकते, 1000 का नोट है, ठीक है। केबी की वैल्यू देखो ये दिया गया है 16.7, ठीक है, इंटू स्मॉल डब्लू की वैल्यू देखो 0.707 दिया गया है, अपान डेल्टा टीबी की वैल्यू ये हमने निकाली है 0.5, ठीक है, इंटू देखो यहां पे आपका दिया गया है कैपिटल डब्ल्यू, इसकी वैल्यू है 10 ग्राम, इतना दिया गया है। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, अब जगह है नहीं इस पेज में तो हम इसको इरेज करेंगे। पहले मैं समझा देता हूं, देखो विलेय का भार दिया गया था, विलायक का भार दिया गया था, मोलर उन्नयन स्थिरांक दिया गया था, ठीक है। क्वथनांक में वृद्धि इतनी थी, एसीटोन का क्वथनांक इतना था, तो हमने वृद्धि में से एसीटोन के क्वथनांक को घटा दिया तो क्वथनांक का उन्नयन आ गया। अणुभार निकालना है, ठीक है। हमने क्वथनांक के उन्नयन का फॉर्मूला हमें पता है, डेल्टा टीबी इक्वल टू 1000 इंटू केबी इंटू स्मॉल डब्लू अपान m इंटू कैपिटल डब्लू। अब m का अगर फॉर्मूला निकालना तो m को उधर ले जाओ, इनको यहां ले आओ, तो 1000 इंटू केबी इंटू स्मॉल डब्लू अपान डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्लू। हमने यहां पे सारी वैल्यू को रख दिया। मैं साइड में हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं उसको इरेज करूंगा, ठीक। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब इस भैया को हम इरेज करेंगे क्योंकि जगह नहीं था, तो अब हमारा सॉल्व होने वाला है, लगभग सॉल्व हो चुका है, बस थोड़ा सा ध्यान देना। देखो यहां पे अब क्या होगा, m इक्वल टू आपका हो जाएगा m इक्वल टू, देखो ध्यान दो मेरे भाई, 1000 है, ये 16.7 है, ये 0.707 है, तो देखो 0.707 है, यानी कि 3 अंक पहले दशमलव लगा है, तो इसको अगर 1000 से गुणा कर दे तो ये दशमलव हट जाएगा, यानी कि 707 केवल बचेगा। देखो 1000 है, ये 0.707 है, 3 अंक पहले दशमलव, तो 1000 से गुणा कर दो, ये 707 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आएगा 16.7 गुणे 707 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। 0.707 का 1000 से गुणा होगा, ये 0.5 है, इनका 10 से गुणा करोगे तो 5 ही आएगा, सबको पता है, ठीक है, इतना आ गया। अब इसको हम लोग गुणा कर देते हैं। देखो जब आप इसका गुणा करेंगे तो m इक्वल टू आपका आएगा, देखो 16.7 है, ठीक है, इंटू 707 है, दोनों का गुणा करेंगे तो 11,806.9 आएगा, अपान नीचे 5 है, ठीक है। अब आप लोग 11,806.9 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 2361.38, इतना आएगा लगभग, ठीक। ये अणुभार आ जाएगा। देखो m इक्वल टू आपका हो जाएगा, ध्यान देना, 2361.38, ठीक है, ग्राम में आएगा क्योंकि ये अणुभार है, 2361.38 ग्राम, ठीक है।
इसको हम लोग हाईलाइट कर देंगे, यही हमारा अणुभार आ जाएगा, क्योंकि कार्बनिक यौगिक का अणुभार निकालना था। तो ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। ये वाला फॉर्मूला याद रखना, इस फॉर्मूले से आप डेल्टा टीबी भी निकाल सकते हैं, एम भी निकाल सकते हैं, के भी अगर पूछा जाता है मोलल उन्नयन स्थिरांक तो भी आप निकाल सकते हैं। सिंपल सा था, थोड़ा गुणा भाग करो मेरे भाई, ये ऐसा गुणा आपको करना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन है, न्यूमेरिकल में तो गुणा भाग होता ही है। तो इसको आप लोग नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक, नोट हो गया स्टूडेंट, इसको मैं इरेज करता हूं और हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। चलो हटाते हैं इसको, समझ में आ गया ना, कुछ था नहीं मेरे भाई, फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारा। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ये हमारे सेकंड चैप्टर विद्युत रसायन का क्वेश्चन है। ये रीजन आता है भैया, कारण पूछा जाता है आपसे। देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है किंतु ये वायु और जल में अस्थायी है, क्यों? ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है, तो इस बार भी पूरा चांस है भैया कि ये क्वेश्चन आ जाए। तो इसका रीजन सिर्फ 3 लाइन में है, अगर आप इसको पढ़ लेते हो काम हो जाएगा। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखो, ये अतलघुत्तरीय प्रश्नों में भी कभी कभी आता है और लघुत्तरीय प्रश्नों में भी आता है। देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होता है, इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है किंतु ये वायु और जल में अस्थायी है, क्यों ऐसा है? देखो, सिंपल सा इसका रीजन है। यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, माना कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में, मानना नहीं है, रियलिटी है। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, हम भी मान रहे हैं। ठीक है, किंतु यह वायु और जल में अस्थायी है, क्योंकि अब देखो इसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि यह गर्म जल या जलवायु के साथ उच्च ताप पर क्रिया करता है और साधारण ताप पर जल के साथ इसकी क्रिया मंद होती है। ठीक है, मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है किंतु ये वायु और जल में अस्थायी इसलिए है एल्यूमिनियम, क्योंकि ये गर्म जल या जलवायु के साथ उच्च ताप पर क्रिया करता है और साधारण ताप पर जल के साथ इसकी क्रिया मंद होती है। यही कारण है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है फिर भी वायु और जल में अस्थायी है। बस इतना सा रीजन है, इसको फटाफट आप लोग नोट करो, मैं साइड में हूं। ठीक, सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन बिल्कुल से पढ़ लेना। ये क्वेश्चन तो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, चलो एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, इसके बाद भी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल भी है, तो ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन क्या है, कोलरोस का नियम क्या है और इसके अनुप्रयोग क्या है, दोनों मैं आज आपको बताऊंगा। देखो कोलरोस का नियम है क्या, सिंपल सा, देखो विद्युत रसायन चैप्टर का ही क्वेश्चन है। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर चालकता, मतलब कोई भी विद्युत अपघट्ट ले लीजिए, उसकी जो मोलर चालकता होती है अनंत तनुता पर, ठीक है, इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। मतलब उसके धनायन और ऋणायन के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। सिंपल सा है, जैसे देखो यहां पे हम ले लेते हैं एक, जैसे लैम्डा, ठीक है, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऊपर कर दीजिएगा क्योंकि अनंत तनुता है। ठीक है, तो लैम्डा एम एच सी एल, यानी कि HCl आपका हो गया विद्युत अपघट्ट। इसकी जो मोलर चालकता होगी, देखो मोलर चालकता को भैया लैम्डा एम से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखना। ये जो लैम्डा एम है ये मोलर चालकता है, और मैंने यहां पे अनंत तनुता है क्योंकि यहां पे दिया गया अनंत तनुता पर, तो मैंने इनफाइनाइट का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, तो लैम्डा एम इनफाइनाइट, लैम्डा एम इनफाइनाइट HCl हमने लिया है अपना विद्युत अपघट्ट। तो जो इस विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता होगी वो किसके बराबर होगी, देखो इसके धनायन तथा ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होगी। यानी कि इसके धनायन की मोलर चालकता, यानी कि लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस और प्लस, ठीक है, लैम्डा, इसको ऐसे बना देंगे, देखो प्लस, योग का मतलब प्लस होता है, ठीक है, लैम्डा Cl माइनस, इनफाइनाइट ऊपर लगा देना, इसी के बराबर होगी। इसी को हम लोग कहते हैं मेरे दोस्त कोलरोस का नियम। देखो भैया जो HCl हमारा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब इसको आप आयन में तोड़ेंगे, इसका विद्युत अपघटन आयन में अगर इसको तोड़ेंगे तो H प्लस और Cl माइनस आयन में ये टूटता है। ठीक है, तो यहां पे इसके धन आयन की मोलर चालकता और ऋण आयन के मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। यही तो कोलरोस का नियम है। फिर से बताता हूं, देखो
इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता, देखो ये HCl हमारा विद्युत अपघट्य है, अनंत तनुता पर इसकी जो मोलर चालकता होगी वो इसके धन आयनों तथा ऋण आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। ये किसके बराबर होगी? इसके धन आयन की मोलर चालकता और ऋण आयन की मोलर चालकता के योग के बराबर होगी। तो HCl जो है इसका जो धन आयन है H+ है, इसकी मोलर चालकता, और जो इसका ऋण आयन है Cl- इसकी मोलर चालकता के योग के बराबर है, मतलब बीच में प्लस लगा हुआ है। तो यही होगा आपका कोलरोस का नियम। बस हो गया, सिंपल सा है, इसको भी नोट करिए फटाफट। ठीक, थोड़ा सा और है, इसके अनुप्रयोग को देख लेते हैं। कोलरोस के नियम के अनुप्रयोग क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ कोलरोस लॉ। देखो, अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना, मतलब कोलरोस के नियम की सहायता से हम अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा की गणना भी हम इससे कर सकते हैं। तो ये दो मेन अनुप्रयोग हैं, इसको आप लोग नोट करिए फटाफट, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तो ट्रेलर है, आगे और भी क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो रासायनिक बलगतिकी का न्यूमेरिकल बाकी है, उसको भी लगाएंगे। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का है। ये देखो, ये क्वेश्चन शायद कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए इस क्वेश्चन में, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज होते भी हैं। देखो, निम्न अभिक्रिया की कोटि और वेग स्थिरांक का मात्रक ज्ञात कीजिए। वेग स्थिरांक की इकाई कहिए चाहे वेग स्थिरांक का मात्रक बोलिए। देखो, ये जो आपकी अभिक्रिया है इसकी कोटि आपको निकालनी है, ये किस कोटि की है और इसके वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। जैसे अगर ये प्रथम कोटि की होगी तो सेकंड इनवर्स, अगर ये शून्य कोटि की होगी तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये होगा। तो देखो ध्यान से समझो मेरे दोस्त, देखो कौन सी अभिक्रिया है ये। देखो, H2+Cl2 हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया हम प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है HCl। अब भैया ये प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है, जो रिएक्शन प्रकाश की उपस्थिति में होता है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ये जो आपका H2 और Cl2 है, जब रिएक्शन होगा तो इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग जो है वो अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए ये अभिक्रिया शून्य कोटि की होगी, क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है। तो ज्यादातर जो प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रियाएं हैं वो शून्य कोटि की ही होती हैं। ठीक है, रीजन क्या है? क्योंकि इसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। ठीक है, अब देखो यहां से अगर हम लोग अभिक्रिया का वेग निकालें, अभिक्रिया का वेग अगर हम लोग निकालें तो यहां पे इसका जो वेग होगा उसको मैं बता देता हूं। इसका जो वेग होगा वो होगा K H2 के ऊपर 0 रहेगा भैया, क्योंकि इसकी सांद्रता पर ये निर्भर नहीं करता, और Cl2 के ऊपर भी 0 रहेगा। इसीलिए ये अभिक्रिया शून्य कोटि की होगी। 0 और 0 जुड़ेगा तो 0 होगा। ये अभिक्रिया शून्य कोटि की है। ठीक है, ये अभिक्रिया शून्य कोटि की है। और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का मात्रक होता है वो होता है मेरे भाई, उसको मैं लिख देता हूं मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ठीक है, तो ये इसका मात्रक हो जाएगा। तो आपसे कोई पूछे कि भैया हाइड्रोजन और क्लोरीन प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्ट कर रहे हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है, तो ये किस कोटि की अभिक्रिया होगी? देखो भैया, प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रियाएं शून्य कोटि की होती हैं। वैसे इसमें जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन की सांद्रता 0 होगी, इसीलिए यह अभिक्रिया शून्य कोटि की होगी। ठीक है, और इसका मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक। ठीक है, तो इसको नोट करो फटाफट नोट करो। इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो इसको मैं हटाता हूं
और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो इसको मैं हटाऊंगा और आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अपना 5 नंबर क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक न्यूमेरिकल है और लिख कर ले लो मेरे भाई, ये न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, ये आएगा या इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, बस ध्यान से समझना इस न्यूमेरिकल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर 4 नंबर में फिक्स होता है लगभग लगभग। रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का न्यूमेरिकल है। देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल 60 मिनट है। अर्धायु काल का मतलब जब अभिक्रिया का आधा भाग पूर्ण होता है, ठीक है, उसको अर्धायु काल बोलते हैं। 60 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा? अर्धायु काल का मतलब जब 50% अभिक्रिया पूरी होती है। तो मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायु काल है, यानी कि 50% जो अभिक्रिया है वो 60 मिनट में पूरा होता है। तो कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूरा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब 90% की जगह पर 80 आ जाए, 70 आ जाए तो भी आप लगा लेंगे, जैसा मैं बताऊंगा इसकी ट्रिक की सहायता से। देखो, सबसे पहले हमें दिया गया है यहां पे अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल को हम लोग डिनोट करते हैं टी हाफ से। टी हाफ ऐसे लिखते हैं, ये अर्ध आयु काल है भैया। ये दिया गया है 60 मिनट। ठीक है, अब यहां से हम वेग स्थिरांक निकाल लेंगे। देखो, अर्ध आयु काल आपको दिया गया है, एक फार्मूला होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का एक फार्मूला होता है, k इक्वल टू आपका होता है, ध्यान देना थोड़ा सा, 0.69, ठीक है, 32 अपान टी हाफ, अपान टी हाफ। ये फॉर्मूला होता है भैया वेग स्थिरांक का, मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का, वो भी अर्ध आयु काल के पदों में ये फॉर्मूला है। ठीक है, एक फॉर्मूला और होता है जिसकी सहायता से अभी हम निकालेंगे कि अभिक्रिया का 90% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पे हम वैल्यू रखते हैं, k इक्वल टू हमारा हो जाएगा, इसको 0.6932 अपान टी हाफ की वैल्यू है 60 मिनट है। इसको हम डिवाइड करेंगे भैया, डिवाइड तो करना होगा, आप लोग डिवाइड करना, तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 0.01155, ये लगभग इतना आएगा। देखो भैया, आपको डिवाइड गुणा भाग न्यूमेरिकल में करना पड़ेगा, अभी से समझ लो कि इतना आएगा। अगर यही क्वेश्चन आता है आप आसानी से लिख देंगे, तो ध्यान से इसको 2-3 बार सॉल्व करोगे ना, आपके दिमाग में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो k हुआ वेग स्थिरांक, k जो हमारा आया वो कितना आया, देखो ध्यान से समझना, 0.01155। और देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, सेकेंड इनवर्स, उससे बड़ा मात्रक मिनट इनवर्स। देखो मैंने यहां पे मिनट में ही लिखा है, इसको सेकेंड में मैंने नहीं बदला, तो यहां पे जो वेग स्थिरांक आएगा वो मिनट इनवर्स आएगा, मिनट इनवर्स। ठीक है, समझ में आया? ऐसा मत सोचिएगा केवल सेकेंड इनवर्स ही इसका मात्रक होता है। अब एक काम करते हैं, देखो एक चीज अब समझो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का एक और फॉर्मूला होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का एक और फॉर्मूला होता है, उसको मैं बता देता हूं मेरे भाई। देखो k इक्वल टू आपका होता है, शायद आपने सुना हो, बहुत फेमस फॉर्मूला है, देखो 2.303 अपान टी लॉग a अपान a माइनस एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है मेरे भाई, इसको याद रखना, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा हाथ रख के। ठीक है, यहां पे k है वेग स्थिरांक, t है समय जो हमें निकालना है कि 90% भाग कितने समय में पूर्ण होगा, a है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तब की सांद्रता, a माइनस एक्स है t समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भैया k तो हमें पता है, चलो k के जगह पर रख देंगे वैल्यू, लेकिन a और a माइनस एक्स के जगह पे कौन सी वैल्यू रखेंगे, यहां पे ध्यान दो। देखो a है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, तो माना अभिकारक की
प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता, वो तो आपको पता ही है कि A है। अब A की वैल्यू हम हमेशा 100 लेंगे। देखो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था प्रथम कोड की अभिक्रिया, तो इसकी जो सांद्रता थी वो 100% थी, तो A के जगह पर हम 100 रखेंगे। अब T समय पश्चात, देखो A माइनस एक्स है T समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता, तो इसके जगह पर क्या रखेंगे, तो देखो T समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता, इसको हम लोग डिनोट करते हैं मेरे भाई A माइनस एक्स से। इसके जगह पर क्या रखेंगे, देखो ध्यान दो, अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो A आपका है प्रारंभिक सांद्रता, इसके जगह पर 100 रख देंगे। X के जगह पर क्या रखेंगे, देखो जितने परसेंट भाग आपको निकालना है, जैसे अभिक्रिया का 90% भाग कितने समय में पूर्ण होगा, तो यहां पे हम 90 रखेंगे, ठीक है, मतलब 100 में से 90 घटाएंगे। अगर यहाँ पे 80% भाग होता तो 100 में से 80 घटाते, ठीक है। तो A के जगह पर 100 ही रखेंगे, X के जगह पर जितना परसेंट भाग पूछा जा रहा है उसको रख देना है, ठीक है। तो फाइनली हमारा A माइनस एक्स इक्वल टू जो आएगा वो आ जाएगा 100 में से 90 घटा दो तो 10 ही तो आएगा, चलो 10 आ गया ये, ठीक है। अब वैल्यू हमें सब पता है, अब हम न्यूमेरिकल को इस साइड में जरा लगा देते हैं, थोड़ा सा टाइम लेंगे, थोड़ा सा साइड में देखो इसके जगह पर वैल्यू रखते हैं। देखो K की वैल्यू हमें दी गई है, वहां पे देखो वो निकाला है मैंने, K के जगह पर इस फॉर्मूले पर हम वैल्यू रख लें। K की वैल्यू है 0.1155 इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखो ध्यान देना, थोड़ा सा जगह कम है, चलो करते हैं 2.303 अपान टी, ठीक है, लॉग, देखो A की वैल्यू है 100, चलो 100 रख दिया, नीचे A माइनस एक्स की वैल्यू है 10, ठीक है, तो 10 रख दिया। अब 100 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो 10 ही तो आएगा, हाँ बिल्कुल 10 आएगा। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, अब एक काम करो, इस T को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, ठीक है, क्योंकि ये हमें इधर लाना है, हमें T निकालना है समय, तो T इक्वल टू आपका हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना मेरे भाई, 2.303 अपान 0.01155 ये इतना होगा, ठीक है, इनटू लॉग 10, देखो यहां पे बचा है सिर्फ लॉग 10 बचा है, देखो 10 का 100 का 10 से भाग दोगे तो 10 ही आएगा, ठीक है। तो अब यहां से हमारा T आ जाएगा, अप्रॉक्स T कितना आएगा, देखो चूंकि एक चीज और ध्यान रखिए, यहां पे मैं लिख देता हूं, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, चूंकि लॉग 10 की जो वैल्यू होती है मेरे भाई वो 1 होती है, कितनी होती है वो, log 10 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो log 10 के जगह पर 1 कर देंगे तो हमारा फाइनली यहां पे बचेगा, देखो ध्यान देना, हमारा बचेगा T इक्वल टू, देखो T इक्वल टू बचा हमारा, जब log 10 1 हो जाएगा तो हमारा बचेगा 2.303 अपान 0.01155, ये इतना बचा, ठीक है। अब हम इसी को डिवाइड कर देंगे, देखो log 10 के जगह पर तो 1 हो गया, ठीक है, तो यहां पे हमारा जो T आएगा समय, मतलब 90% भाग कितने समय में पूरा होगा, तो T की वैल्यू जो आएगी जब इसको हम डिवाइड करेंगे मेरे भाई, तो ये आएगा लगभग 199.39 इतना आएगा। देखो 2.303 को 0.01155 से डिवाइड करोगे तो 199.39 मिनट आपका आंसर आएगा, मिनट, ठीक है, और यही आंसर भी हो जाएगा, देखो यही हमारा आंसर भी हो जाएगा, ये 199 मिनट में लगभग पूरा होगा। मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अगर 60 मिनट है तो 199.39 मिनट में अभिक्रिया का 90% भाग पूरा हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूं, देखो फिर से थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है तो थोड़ा रिवाइज कर देता हूं। देखो आपको अर्धायुकाल दिया गया था टी हाफ 60 मिनट, वेग स्थिरांक हमने निकाल लिया अर्धायुकाल वाला फॉर्मूला लगाकर, तो हमारा वेग स्थिरांक आया 0.01155 मिनट इनवर्स।
अब प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला k इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। यहां पे a है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, इसकी वैल्यू मैंने 100 रखी। t समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता a माइनस एक्स जो होगा वो 100 में से 90 घटा देंगे क्योंकि हमें 90% भाग निकालना है, तो a माइनस एक्स की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पे k की वैल्यू मैंने इस फॉर्मूले पर वैल्यू रखा। ठीक है, k की वैल्यू यहां पे log 100 अपान 10 हो गया। t इक्वल टू 2.303 अपान 0.01155 इंटू लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो t इक्वल टू 2.303 अपान 0.01155 हो गया। ठीक है, इसको कट किया हमने तो 199.39 मिनट आ गया। अब इसको मैं इधर कर देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए पहले इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारा न्यूमेरिकल हो चुका है। मैं साइड में था, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी था। आज का ये क्लास हमारा यहीं पर फिनिश होगा। कैसा लगा आपको ये क्लास कमेंट करके बताना, और ऐसा क्लास बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बता देना सर हमें और भी क्लासेस चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहता हूं। तो आज का क्लास कैसा लगा, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।